हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 3 के पेपर CC6 से एक महत्वपूर्ण विषय स्पेन में राजतंत्र का उदय इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन पिरेनीज पहाड़ के दक्षिण में भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर और पुर्तगाल से घिरा पठारी इलाका स्पेन है। स्पेन आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोप के सबसे शक्तिशाली एवं उन्नत देशों में एक था। स्पेन का अतीत स्वर्णिम रहा है, किंतु यह अल्पकाल ही रहा, क्योंकि स्पेन की महानता के भौतिक स्रोत उस देश में नहीं थे। दीर्घकालीन एकीकरण के प्रयासों के पश्चात 16वीं सदी के प्रारंभ में स्पेन में राष्ट्रीय राजतंत्र का उत्कर्ष संभव हुआ। स्पेन के राष्ट्रीयकरण के मार्ग में विघटनकारी प्रवृत्तियों के अतिरिक्त ईसाई धर्म के विरुद्ध इस्लाम धर्म की पारंपरिक शत्रुता भी बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। इस शत्रुता के कारण यह था कि उत्तरी अफ्रीकी मुसलमानों ने मध्य युग के आरंभ से मध्याह्न तक स्पेनी प्रागद्वीप पर आधिपत्य स्थापित कर रखा था, परंतु मध्य युग के उत्तरार्ध में स्पेन के ईसाइयों ने मूरों को परास्त कर स्पेन को खदेड़ दिया। ये कैसे हुआ कि 1469 ईस्वी में अरागान के युवराज फर्डिनेंड और कास्तिल की उत्तराधिकारी इसाबेला के मध्य विवाह संपन्न हो गया। इतिहासकार रॉबर्ट इरगेंग ने इस विवाह का आइबेरियन प्रायद्वीप के इतिहास में एक नए युग के सूत्रपात के रूप में वर्णन किया है। विवाहोपरांत दोनों राज्यों अरागान एवं कास्तिल का एकीकरण स्वाभाविक था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इनकी संयुक्त सेनाओं ने मूरों को परास्त किया और एवं ग्रेनेडा पर 1492 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इसी के साथ स्पेन को पूर्ण धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता प्राप्त हुई। अब स्पेन एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्पेन ने शीघ्र ही मोरक्को के तट पर अल्जीरिया एवं ट्यूनिस आदि के विरुद्ध अपने सैनिक अभियान शुरू किए। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में तुर्कों के बढ़ते प्रभाव से आक्रांत ईसाई जगत में, जहां पूर्व में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और साम्राज्य की राजधानी वियना भी सुरक्षित नहीं रही थी, वहां पश्चिम में स्पेन के सैनिकों ने मुसलमानों के सदियों पुराने प्रभाव का अंत कर दिया और ईसाई प्रभाव की पुनर्स्थापना की। कोई भी अन्य वस्तु स्पेनिश राजतंत्र के लिए इससे बढ़कर गौरव व उन्नति नहीं ला सकती थी। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ ने फर्डिनेंड एवं इसाबेला को कैथोलिक राजाओं की उपाधि प्रदान की, किंतु इस महत्वपूर्ण समय में स्पेन के राजा अपनी राजवंशीय महत्वाकांक्षाओं में फंस गए, जिसने अगली 2 शताब्दियों तक थका देने वाले संघर्षों में स्पेन को व्यस्त रखा। परंतु हाथ क्या आया? स्पेन ने यूरोपीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाने के लिए अपना ध्यान वैदेशिक तथा औपनिवेशिक विस्तार की ओर आकृष्ट किया। कोलंबस की खोज ने अमेरिका में बृहत्तर स्पेनी साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। शीघ्र ही अमेरिका के अधिकांश भाग पर स्पेन का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इन प्रदेशों में सोने और चांदी की बहुलता थी। इस प्रकार स्पेन को एक ऐसा कल्पवृक्ष प्राप्त हुआ जिसने उसको आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोप के सबसे शक्तिशाली एवं उन्नत देशों की श्रेणी में ला खड़ा करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इतिहासकार हेज ने लिखा है कि फर्डिनेंड
और इसाबेला के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप स्पेन ने अस्थायी रूप से ही सही किंतु विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य से काफ़ी धन प्राप्त किया। उसने कूटनीतिक व सैनिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा अर्जित की। परिणाम स्वरूप अपने मौलिक साधनों की तुलना में स्पेन ने 16वीं सदी में कहीं अधिक शक्ति तथा गौरव प्राप्त किया। फर्डिनेंड ने अपनी पुत्रियों का विवाह पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया एवं इंग्लैंड के राजघरानों से कर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। फर्डिनेंड एवं इसाबेला ने राज्य के समस्त राजनीतिक अधिकारों को केंद्रित करने तथा समस्त राज्य में धार्मिक एकता स्थापित करने की नीति अपनाई। उन्होंने राजपद की गौरव वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली केंद्रित शासन स्थापित किया। उद्दंड एवं स्वतंत्र सामंतों को दबाकर राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित की एवं लुटेरों का दमन कर व्यापार वाणिज्य तथा आवागमन के साधनों में वृद्धि की। किंतु वे स्पेन में एक समान प्रशासन की स्थापना करने में असफल रहे। वस्तुतः 2 सिंहासनों का एकीकरण वैयक्तिक था, संस्थागत नहीं। सभी वर्गों के लोगों से सख्ती के साथ कर वसूले गए। वस्तुतः 2 सिंहासनों का एकीकरण वैयक्तिक था, संस्थागत नहीं। सभी वर्गों के लोगों के साथ शक्ति के साथ कर वसूले गए। स्पेनी चर्च पर पोप के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। साथ ही रोमन कैथोलिक चर्च को मान्यता प्रदान की और धर्म विरोधियों का दमन किया। इस प्रकार धार्मिक एकता के आधार पर राजनीतिक एकता स्थापित करने की नीति अपनाई। स्पेन के राष्ट्रीयकरण व एकीकरण के मार्ग में अंतिम महत्वपूर्ण कदम 512 ईस्वी में उठाया गया, जब स्पेन ने फ्रांस को परास्त कर नेवारे पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसाबेला और फर्डिनेंड के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप आधुनिक एवं शक्तिशाली स्पेन राष्ट्र का निर्माण संभव हुआ। फर्डिनेंड की मृत्यु के बाद उसकी बड़ी पुत्री का पुत्र चार्ल्स प्रथम के नाम से स्पेन की गद्दी पर बैठा। 1519 ईस्वी में चार्ल्स पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट चुना गया। पवित्र सम्राट के रूप में वह चार्ल्स पंचम कहलाया। उसने स्पेन के अतिरिक्त पवित्र रोमन साम्राज्य, नीदरलैंड, बगाडी, नेपल्स, सिसिली, सार्डिनिया, संपूर्ण स्पेनिश अमेरिका, फिलीपाइंस और अफ्रीका के कुछ भागों पर शासन किया। निस्संदेह उसने दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर शासन किया। चार्ल्स के शासन काल में स्पेन अपने गौरव की पराकाष्ठा पर पहुंचा, किंतु यह पराकाष्ठा स्थायी नहीं रह सकी। आर्थिक दृष्टि से राज्य में कमजोरियां अंतर्निहित थी। चार्ल्स के समय युद्धों पर खर्चा बेहिसाब हुआ। उसे विस्तृत एवं दीर्घकालीन युद्ध लड़ने पड़े। इन युद्धों का सिलसिला उसके शासनारोहण के साथ शुरू हुआ, जो अंत तक नहीं टूटा। वह कभी फ्रांस की सीमाओं पर, कभी इटली में और कभी साम्राज्य की पूर्वी सीमाओं पर लड़ा। उसे एक शक्तिशाली नौसेना की जरूरत भी रही, क्योंकि अटलांटिक महासागर पार कर उपनिवेशों की रक्षा के लिए ऐसा आवश्यक था। इतने सारे खर्च राजस्व से पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि कर व्यवस्था न केवल पंगु थी, वरन उसे ठीक से लागू भी ना किया जा सका था। ऐसी स्थिति में सोना चांदी उगलते उपनिवेश वरदान थे, किंतु बिना अर्जित किया लूटा हुआ धन थोड़े दिन तो राहत देता रहा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था पराश्रयी हो गई थी। यदि
राष्ट्र इस लूटे हुए धन का उपयोग अपनी आर्थिक दशाओं को सुधारने में करता तो स्पेन का इतिहास आने वाले समय में कांतिमय होता। लोग अकर्मण्य हो रहे थे। साम्राज्य में राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से अशांति थी। स्थानीय शासक एवं सामंत सिर उठाने लगे थे। लूथर के प्रोटेस्टेंट आंदोलन को जर्मन शासकों का समर्थन मिलने से चार्ल्स को आंतरिक राजनीतिक खतरे का आभास हो गया था। इन परिस्थितियों में उसने 1556 ईस्वी में साम्राज्य से मुक्ति पाने का निर्णय किया, किंतु उसे छोड़ने से पहले उसने एक फैसला किया। उसने देखा कि राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अत्यधिक विस्तृत होना ही था। अतः उसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। स्पेन, नीदरलैंड्स, इतालवी राज्य और अमेरिकी साम्राज्य उसने पुत्र फिलिप को दिए और यूरोप के कई राज्य अपने भाई फर्डिनेंड को सौंपे। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो इससे संबंधित प्रश्न में पूछा जाएगा कि निरंकुश राजतंत्रों के उदय में स्पेन के उदय पर प्रकाश डालें, तब आपको ये सारे उत्तर देने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।